Hello everyone, welcome back to my channel. I am Gulafsha Siddiqui. I am here to teach you about the chapter 11 from class 12 NCERT book, which is biotechnology. Before starting my lesson, I want to request you all, please like and subscribe my video if you find something informative from my channel. कुछ भी informative लग रहा है, कुछ भी आप मेरे चैनल से अगर लर्न कर रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही चैनल पे अपलोड करती रहूँ। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? अगर इस टर्म को हम तोड़ते हैं, बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है? टेक्निक्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ हम कर रहे हैं अपने ह्यूमन पर्पस के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और किसके हेल्प से? टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स का यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। किससे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें लिखी हुई है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना ह्यूमन पर्पस और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है? मान ली इनमें मेजरली हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके जीन को हम क्या चेंज कर लिए हैं या फिर अल्टर किए हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इनमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूज़ हो रहा है, हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, कोई भी प्लांट यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे रैट हो गया, पिग हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो आपने देखा होगा अगर जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे हैं तो जीन का अल्टर यानी चेंजेस कर रहे हैं जीन में ताकि हम उससे अपने प्रोडक्ट बना सकें। जीन समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीन होता क्या है। इसको समझाने के लिए मैं बताती हूँ। मान लीजिए ये क्या है? हमारा सेल है। क्या है? सेल है। सेल के सेंट्रली लोकेटेड क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकते हैं? डीएनए हो सकते हैं और आरएनए भी हो सकते हैं। आरएनए मोस्टली किसमें? वायरस के केसेस में आरएनए होते हैं। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, आपने कुछ ऐसे डबल स्ट्रैंड लाइक हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा, तो ये क्या होता है? हमारा डीएनए होता है। अब ये डीएनए जो होता है ये किससे मिल करके बना होता है? ये न्यूक्लियोटाइड्स का मिल करके बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिल करके बना होता है? अगर हम देखें तो ये शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस से मिल करके बना होता है। क्लास 11th में चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ क्योंकि जीन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? हमारा एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, थाइमीन हो सकता है, यूरेसिल हो सकता है और साइटोसिन हो सकता है। थाइमीन जो होता है सिर्फ़ और सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है और यूरेसिल जो होता है थाइमीन की जगह यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, तो ये इनसे बना होता है। तो मान लीजिए कोई एक डीएनए है, इसको हम क्या किए? सेलेक्ट कर लिए अपने पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये डिज़ायरेबल जीन है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मान लीजिए इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस ये हो सकते हैं, ATGCCGTA। ठीक है, तो मान लीजिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे हम चेंजेस कर देते हैं इसको हम, क्योंकि इस जीन को हम क्या कर रहे हैं? अल्टर कर रहे हैं। यहाँ पे AA ला देते हैं, GTA। ठीक है, तो ये सीक्वेंस बन गया। अब इससे क्या होगा? आरएनए में जो सीक्वेंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे और प्रोटीन में जो हमारे अमाइनो एसिड होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। प्रोटीन अगर चेंज बनेगा तो हमको पता है कि जीन क्या होता है? कोई ना कोई कैरेक्टर को कोड करता है। मतलब हमारी आँख, मेरी आँख अगर ब्राउन कलर की है तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है इस ट्रेट के पीछे, इस कैरेक्टर के पीछे। ठीक है, तो अगर हम जीन में चेंजेस करते हैं किसी पर्सन में या किसी प्लांट में, किसी एनिमल में, तो उसके ट्रेट और कैरेक्टर और या फिनोटाइप्स भी क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो पढ़ रहे हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके जीन को हम चेंज करके अपने पर्पस के लिए उस ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप यूज़ देखें तो मेजरली क्या होता है? वैक्सीन बनाना है।
ठीक है, आपने कोरोना वायरस के टाइम में बहुत देखा होगा वैक्सीन बनाना है, वैक्सीन बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस वायरस का क्या किए हम लोग, जो कोरोना वायरस है उसका क्या किए, जीन निकालने के बाद उससे क्या किए, उसको हम मतलब उसको अपने बॉडी में इंसर्ट कराए। लेकिन वो क्या था, वो जीन हमारा डेड था। मतलब कुछ भी चीज़ें उस वायरस की निकाल करके, प्रोटीन हो गया या फिर डीएनए हो गया, पोलियो वायरस वगैरह में भी होता है, उनका प्रोटीन या डीएनए निकाल करके अपने बॉडी में एंटर किए इंजेक्शन के थ्रू, ताकि हमारी बॉडी क्या हो, उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। किसके लिए, कि अगर दोबारा वो अगर एंटर कर रहा है हमारे बॉडी में, तो हमारी बॉडी उससे लड़ सके और इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके। तो प्री एक्सपोज हम कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी उसको पहचान ले। तो वैक्सीन वगैरह बनाना है तो उसके लिए यूज़ हो सकता है। अब हम कितनी डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, इंसुलिन नहीं होता है। ठीक है, इंसुलिन बन नहीं पाता है, तो हम क्या करेंगे, मोस्टली हम क्या करते हैं, पिग का जीन, ऐसा जीन लेते हैं पैनक्रियाज का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन बनाने के लिए, उसको निकाल लेंगे और उसको एज अ मेडिसिन हम लोग लेने लगेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी में भी इंसुलिन बनेगा और हम क्या कर सकते हैं, हमारे बॉडी में भी ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एप्लीकेशन एक और देखते हैं कि मान लीजिए ये क्या है, हमारा प्लांट 1 है। ठीक है, और ये क्या है, प्लांट 2 है। ठीक है, ये क्या है, ये वाला जो प्लांट है इसकी यील्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। यील्डिंग कैपेसिटी मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रही है। ठीक है, लेकिन प्लांट 2 वाला जो है वो क्या है, पैरासाइट रेजिस्टेंस है। क्या है, पैरासाइट रेजिस्टेंस। मतलब इसके पास ऐसा जीन है कि अगर कोई भी पैरासाइट अगर आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, उससे खुद को रेजिस्ट कर ले रहा है। मतलब उस पैरासाइट से ये प्लांट 2 वाला जो प्लांट है वो खुद को बचा ले रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट में भी हम चाहते हैं कि ये भी रेजिस्टेंस हो जाए पैरासाइट से, तो हम क्या करेंगे, एक नया प्लांट बनाएंगे, इसका जीन ले लेंगे ताकि यील्डिंग प्रॉपर्टी भी हमको अच्छी मिले। ठीक है, और पैरासाइट रेजिस्टेंस का भी जीन हम निकाल लेंगे। दोनों जीन को क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने के बाद क्या कर देंगे, किसी नए प्लांट के अंदर डाल देंगे ताकि उसके अंदर अब वो कैरेक्टर आए इन दोनों के मिक्सचर का। मतलब उस जो थर्ड जो हमारा प्लांट बन रहा है उसमें यील्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो और पैरासाइट वो रेजिस्टेंस भी हो। ठीक है, अब हम डील करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो मेजरली इसके प्रिंसिपल में क्या होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा क्या होता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में मेजरली क्या होता है, मान लीजिए सबसे पहले हम क्या कर सकते, इसमें होता क्या है कि जीन को ही क्या करते हैं, हम मॉडिफाई कर देते हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, चाहे वो हमारा कोई एंजाइम बनाना हो, कोई प्रोटीन बनाना हो, कोई एंटीबायोटिक्स बनाना हो, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जीन में चेंजेस ला दे रहे हैं। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, इनके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए ये कोई एक डोनर बॉडी है। क्या है, डोनर बॉडी है। इस डोनर बॉडी से हम क्या करेंगे, इसका जीन को क्या करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। मतलब डोनर बॉडी से हम क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे उस डीएनए फ्रैगमेंट को। कैसे डीएनए फ्रैगमेंट को निकालेंगे, जो कि हमारे लिए डिज़ायरेबल हो, हमारी ज़रूरत का हो। ठीक है, तो जीन क्या किए, इस सेल से, इस डोनर बॉडी के सेल से हम क्या करेंगे, जीन को आइसोलेट कर लिए, निकाल लिए। निकालने के बाद क्या करेंगे, इस जीन को, मान लीजिए ये जीन है हमारा। ठीक है, इस जीन को हम क्या करेंगे, किसी ना किसी वेक्टर के अंदर डाल देंगे। वेक्टर समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। आप कंसिडर करिए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो आप क्या करते हो, या तो स्कूटी से जाओ, बाइक से जाओ, ऑटो से जाओ, रिक्शा से जाओ या 4 व्हीलर से जाओ, किसी भी चीज़ से जा रहे हो। तो क्या हो रहा है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, किसी व्हीकल के थ्रू जा रहे हो। तो बायोटेक्नोलॉजी में व्हीकल्स को हम क्या कहते हैं, ये हमारा वेक्टर कहलाता है। इसका काम क्या होता है, ये जीन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर ले जाने का काम करता है। मान लीजिए डोनर बॉडी का ये जीन है, इसको हम क्या करेंगे, इस जीन को हम कुछ ये पिंक कलर से बना देते हैं। ठीक है, तो ये जीन है हमारा, हम क्या करेंगे, इस वेक्टर के अंदर इस जीन को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट करना मतलब डाल देंगे इस वेक्टर के अंदर।
इसके बाद क्या करेंगे, इस वेक्टर को अब हम क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए। क्यों रिकम्बिनेंट बोल रहे हैं, वर्ड को तोड़िए, मतलब रिकम्बिनेंट मतलब रिकम्बाइंड डीएनए, मतलब इसमें वेक्टर का डीएनए है और क्या है हमारा, जो हमारा डिज़ायरेबल जीन है उसका वो जीन है, तो उसके अंदर दोनों जीन है, इसीलिए इसको क्या करें, रिकम्बाइन। ठीक है, तो रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस डीएनए को हम क्या करेंगे, कोई होस्ट प्लांट है, मान लीजिए इसके अंदर हमको डालना था, प्लांट 2 वाला है ये, इसके अंदर हमको डालना था, और ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पैरासाइट रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये उससे हमको क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस के लिए ये वाला जीन है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, ताकि क्या हो, ये जो प्लांट है इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी आ जाए, इसके अंदर भी ये फेनोटाइप या कैरेक्टर दिखने लगे हमको। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यही होता है। पहला क्या होता है, डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट करना, डोनर बॉडी से निकाल लिए डीएनए को, इसको इंसर्ट करना, वेक्टर डीएनए डाल दिए वेक्टर के अंदर, ताकि ये क्या हो, दूसरे प्लांट में अब एंटर हो जाए। फिर क्या करना, उसको ट्रांसफ़र कर देना होस्ट बॉडी में। ये क्या है हमारा, ये जो प्लांट बना है ये क्या है, हमारा होस्ट बॉडी है, इसके अंदर हम क्या किए, इसको ट्रांसफ़र कर दिए। अब क्या हुआ, ये जो होस्ट बॉडी है इसके अंदर क्या होगा, वो फिनोटाइप क्या होगा, हमको दिखने लगेगा। फिनोटाइप मतलब वो कैरेक्टर हमको क्या होगा, शो होने लगेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है, हम किसी भी डिज़ायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए हम वर्क करना चाहते हैं ई कोलाई पे, ठीक है, तो ई कोलाई हो गया या कोई भी यूकैरियोटिक सेल है, मतलब प्लांट की कोई एक सेल हो गई, कोई रैट की एक सेल हो गई, इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, कल्चर करना चाह रहे हैं। ठीक है, कल्चर करना मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको ग्रो कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी एनिमल प्लांट का सेल लेंगे, इसको स्टेराइल कंडीशन में रखेंगे। स्टेराइल कंडीशन मतलब ये कॉन्टामिनेटेड फ्री हो, इसमें कोई भी मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ले रहे हैं सिर्फ वो ही रहे, और उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ना रहे, स्टेराइल रहे और कॉन्टामिनेशन फ्री रहे। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, इस डिज़ायरेबल माइक्रोब्स को या फिर कोई भी सेल को हम क्या कराएंगे, ग्रो कराएंगे, कल्चर कराएंगे, ताकि इनका हम यूज़ कर सकें अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, और स्टेराइल कंडीशन के साथ साथ हम क्या दे सकते हैं, इसको न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये इनको एप्रोप्रिएट हम क्या करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे, पीएच प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन हम इसको अवेलेबल कराएंगे, ताकि ये माइक्रोब्स जो है अच्छे से कल्चर हो सके, अच्छे से ग्रो हो सके। और किस लिए, ताकि फिर हम उसका जीन निकालें, निकालने के बाद उसका क्या कर सके, उसको यूज़ कर सके अपने पर्पज़ के लिए। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल कंजर्व्ड होते हैं। ठीक है, कंजर्व्ड होने का मतलब जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही उनके ऑफस्प्रिंग रहेंगे, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। मान लीजिए इनमें क्या होता है, ये कोई पेरेंट है, ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया है, और ये क्या कर रहा है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, और क्या कर रहा है, अपने मल्टीपल क्या होता है, ये अपने ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं। ठीक है, ये है, तो अगर इसके पास जीन अगर कैपिटल ए नाम का है, तो इन सब के अंदर क्या होगा, हमारा जीन जो होगा कैपिटल ए होगा। ठीक है, तो मतलब इनमें क्या होता है, ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, और इनमें कोई भी क्या होता है, वेरिएशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें, इनमें वेरिएशन होता है। वेरिएशन क्यों होता है, मान लीजिए ये क्या है, मेल पेरेंट्स हैं और ये क्या है, फीमेल पेरेंट्स है। इसका कुछ जीन होगा कैपिटल ए हो सकता है, इसका जीनोटाइप हो सकता है स्मॉल ए। तो इससे जो ऑफ स्प्रिंग मिलेगा, इसके पास इसका 50% कैरेक्टर होगा और इसका होगा 50% जीन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन होगा जेनेटिक सेटअप का। मतलब ये जो ऑफ स्प्रिंग इन दोनों पेरेंट्स से मिलकर के बन रहा है, इसके पास इन दोनों के जीन का मिक्सअप होगा। ठीक है, तो इनमें यूनिक कॉम्बिनेशन आता है, और इसी की वजह से क्या होता है, वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। वेरिएशन मतलब चेंजेस हमको देखने को मिलती हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था, अनडिज़ायरेबल जीन को डिज़ायरेबल जीन के साथ मतलब करके और उसको क्लोनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब इतना जीन ही सिर्फ क्या है हमारा डिज़ायरेबल है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करते थे हम, पूरा इतना जीन और ले लेते थे। डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल दोनों, मतलब पुराने तरीके हाइब्रिडाइजेशन के तरीके देखें तो उसमें डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल जीन दोनों रहते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था, जीन की साइज़ भी ज़्यादा होती थी, वेक्टर में भी कंफर्टेबली नहीं आ पाते थे, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते थे, उसको फिर डोनर से फिर होस्ट बॉडी में एंटर कराना, ठीक है। तो साइज़ भी ज़्यादा हो जाती थी और इसमें दोनों जो हमारे काम का है वो तो है, उसके अलावा अनडिज़ायरेबल जीन भी आ जा रहे हैं जिसकी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, उससे हमें कोई काम भी लेना देना नहीं है, उससे कुछ प्रोडक्ट्स भी नहीं बन सकता। तो लेकिन अब क्या होता है, मान लीजिए कोई दो प्लांट्स हैं, इनमें से ये कैरेक्टर का जीन ले लिए, ये वाला जीन है, और इससे क्या किए हम लोग, ये वाला जीन ले लिए, दोनों को क्या किए, मिक्स कर दिए, ये वाला किए और ये वाला किए, और दोनों की दोनों क्या है हमारा डिज़ायरेबल है। अब इसको हम क्या कर देंगे, एक वेक्टर में डाल देंगे, वेक्टर में डाल दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, होस्ट में डाल देंगे। मतलब अब जो न्यू टेक्निक्स यूज़ होती है उनमें क्या होता है, सिर्फ डिज़ायरेबल जीन को किसी एक पैरेंट से ये वाला जीन ले लिए, ये वाले पैरेंट से ये वाला जीन ले लिए। अब उनके ऑफ स्प्रिंग में जो हमको चाहिए उसको क्या करेंगे, वो दोनों जीन को क्या करेंगे, वेक्टर में डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, उसको उस होस्ट बॉडी में डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसका या तो क्लोनिंग कराएं या फिर एक्सप्रेशन कराएं। अभी मैं बताती हूँ क्लोनिंग और एक्सप्रेशन होता क्या है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, इनमें रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और इसका यूज़ करते हैं जीन क्लोनिंग या फिर जीन एक्सप्रेशन। हम लोग देखें कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए हो रहा है, दो जीन को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर ले रहे हैं। जैसे एक हमारा डिज़ायरेबल जीन है और एक वेक्टर डीएनए, दोनों को कंबाइन करके हम रिकम्बिनेंट डीएनए बना दे रहे हैं, ठीक है। और इसका यूज़ करें जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, जीन की मल्टीपल कॉपी बनाना। अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई नोट्स है आपके पास, वो इम्पॉर्टेंट है तो आप उसकी कॉपी बना के रख लेते हो ना, आप एक एक्स्ट्रा रख लेते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक एक्स्ट्रा कॉपी इसकी रख लोगे। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, अगर कोई डिज़ायरेबल जीन हमको मिल गया है तो हम उसकी क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपी बना करके इन फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रख लेते हैं, ताकि अगर हमको इन फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो उससे फिर वो निकाल करके हम उसका यूज़ कर सकें, ठीक है। तो उसकी मल्टीपल कॉपी बनाते हैं हम लोग। दूसरा क्या कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन मतलब उस जीन को हम किसी होस्ट बॉडी के अंदर डाल करके और जिस काम करने के लिए उसको डाला गया है वो वहाँ जा कर के उस प्रोटीन का, मतलब वहाँ जा कर के भी वो जीन क्या होगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, तो वो प्रोटीन क्या होगा, अब अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, मतलब जो काम करने के लिए आया, जो फंक्शन करने के लिए आया वो करेगा। मान लीजिए वो जीन आया है डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए, तो वो प्लांट में जब एंटर किए तो वो अब प्लांट क्या शो करेगा हमको, डिजीज़ रेजिस्टेंस क्वालिटी अब क्या करेगा, या फिनोटाइप हमको शो करेगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दीज टू लाइन। नाउ इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन डीएनए इन होस्ट बॉडी। मतलब अगर हम मल्टीपल कॉपी किसी भी फॉरेन डीएनए मतलब जो हम निकालें, एक्सट्रैक्ट किए, आइसोलेट किए अपने पर्पज़ के लिए, ठीक है, उसको क्या करना है हमको, इट नीड टू बी अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैव स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब क्या कह रहा है कि जो फॉरेन डीएनए हम जो होस्ट से क्या कर रहे हैं, जो मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन डीएनए को निकाल रहे हैं, इस फॉरेन डीएनए को ज़रूरत है कि ये क्या करे, होस्ट डीएनए सीक्वेंस का क्या हो, पार्ट बन के रहे, होस्ट डीएनए क्रोमोसोम का पार्ट रहे, तभी ये क्या करेगा, आगे जा कर के ये क्लोनिंग या फिर एक्सप्रेशन शो करेगा। इसको आप समझिए, जैसे अगर आपके मेंबर हैं, घर के फैमिली मेंबर हैं, अगर वो रहेंगे तो आप हो सकता है कि मतलब आप उनकी ज़्यादा, मतलब कि वो कुछ भी कर सकते हैं, आपके घर में आते हैं जो काम करने के लिए वो कर लेंगे, आप उनको जानते हैं तो वो काम अपना फंक्शन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा अगर बाहर से आ रहा है, आपकी फैमिली का नहीं है, आप उनको जानते नहीं, अगर वो आ रहा है और मन मर्जी आपके घर में कोई काम करना चाहे, आप करने दोगे, नहीं दोगे ना करने के लिए, क्योंकि वो आपके फैमिली का मेम्बर नहीं, आप क्यों चाहोगे इसकी इंटरफेरेंस मेरे बॉडी के अंदर हो या मेरे फैमिली के अंदर हो। इसीलिए हमको क्या चाहिए, जो फॉरेन डीएनए हम निकाल रहे हैं, डिज़ायरेबल जीन, उस जीन को हमको होस्ट डीएनए के क्रोमोसोम का पार्ट होना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये कोई डोनर है, इससे क्या किए, डोनर से हम क्या किए, ये वाले प्लांट से ये वाला जीन निकाल लिए और इसको होस्ट के बॉडी में डालना है। तो होस्ट बॉडी मान लीजिए ये ई कोलाई है, तो ई कोलाई का यहाँ पे सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, तो मान लीजिए, तो हमको क्या चाहिए, ये जो डोनर वाला है या फिर ये एलियन डीएनए जो है, इस डीएनए को एलियन डीएनए या फॉरेन बोल सकते हैं हम लोग,
इसको हम क्या करना चाहिए, इसको इसके अंदर इंसर्ट करा दें। ठीक है, इंसर्ट कराने के बाद इस क्रोमोसोम में एक साइट होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्या करता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और आपको पता ही होगा रेप्लिकेशन का हम क्यों यूज़ करते हैं, डीएनए की कॉपी बनाने के लिए करते हैं। डीएनए या जेनेटिक मटेरियल आरएनए की भी रेप्लिकेशन होती है, तो डीएनए और आरएनए इनकी रेप्लिकेशन करने के लिए होती है। तो ये साइट स्टार्टिंग होती है। कोई काम आप स्टार्ट करने जाते हो तो उसकी एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग साइट होती है, उस साइट को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो आपको समझ में आया इसका मतलब कि अगर कोई भी फॉरेन डीएनए ले रहे हैं तो उसको उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम का पार्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, और ये जो डिज़ायरेबल जीन है इसको हम लोग किससे लिंक करते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, ताकि क्या हो, इसकी फर्दर जीन क्लोनिंग की जा सके, फर्दर इसका मल्टीपल कॉपी बनाया जा सके या फिर जीन का एक्सप्रेशन हो सके। Now we are going to learn about tools in recombinant DNA technology। अब क्या क्या टूल्स यूज़ हो सकते हैं recombinant DNA टेक्नोलॉजी में। तो पहला जो टूल्स है जो यूज़ होने वाला है वो क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, जैसे आपके घर में ये, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को जिस तरीके से हम अपने घर में सीज़र का यूज़ करते हैं ना, काटने के लिए, कट करने के लिए, तो चाहे कपड़े हो चाहे कोई भी चीज़ हो उसको कट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वैसे ही ये क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ये मॉलिक्यूल्स को कट करने के लिए होता है। मॉलिक्यूल्स जैसे डीएनए वगैरह को, डीएनए और जीन सीक्वेंस हो गया, इनको कट करने के लिए होता है स्पेसिफिक जगह से। ठीक है, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसका फंक्शन समझ में आया, ये क्या करता है, कट करता है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को। ठीक है, और ये जो होता है रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। मतलब क्या करेगा, मान लीजिए ये डीएनए है, इसका ये सिर्फ ATGC सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज कर रहा है, एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये क्या कर रहा है, इसी सीक्वेंस को पहचान रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो ये क्या करेगा, अगर हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ पूरे डीएनए में ATGC सीक्वेंस होगा वो वहाँ पे उसको कट कर देगा और उतने फ्रैगमेंट जनरेट कर देगा। मान लीजिए ये क्या है, हमारा इतना बड़ा ये डीएनए हम ले रहे हैं, इसमें एक जगह यहाँ पर ATGC है और एक जगह यहाँ पे ATGC है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से कट कर देगा और फिर एक यहाँ से कर देगा। तो फ्रैगमेंट कितने जनरेट हो रहे हैं, देखिए, एक ये फ्रैगमेंट, एक ये फ्रैगमेंट, एक ये फ्रैगमेंट। हमको टोटल कितने फ्रैगमेंट मिल गए, 3 फ्रैगमेंट। ठीक है, और हो सकता है कि हमारे लिए सिर्फ ये वाला फ्रैगमेंट जो हो वो डिज़ायरेबल हो। ठीक है, तो इस डिज़ायरेबल फ्रैगमेंट को कट करने के लिए या फिर आइसोलेट करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, जो कि क्या करता है, रिकॉग्नाइज एंड कट स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को करता है। ठीक है, मतलब ये स्पेसिफिक डीएनए को, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानेगा भी और पहचान के उसको वहीं पे कट करेगा। ठीक है, और ये ऐसे कौन से बैकबोन को कट करता है, हमने आपको बताया था कि ये जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट शुगर ये होते हैं। ठीक है, और शुगर से ये हमारा क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं। तो ये जो होता है शुगर फॉस्फेट का जो बैकबोन है, इसी को ये तोड़ने में हेल्प करता है। इसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा बॉन्ड तोड़ता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, जिसको कि हम लोग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सीक्वेंस को तोड़ करके इतना फ्रैगमेंट अलग कर देगा, फिर यहाँ पे कोई अगर फ्रैगमेंट्स होगा उसको अलग कर देगा। और ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए देखिए, मान लीजिए ये क्या है, डीएनए का 5 प्राइम एंड है और ये क्या है हमारा 3 प्राइम एंड है, और ये क्या है हमारा नीचे फिर डबल स्ट्रैंड है, यहाँ पे भी ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर यहाँ से कोई सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है ATGC, ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारा क्या होना चाहिए, एक मिनट,
तो स्टूडेंट ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, मान लीजिए अगर हम 5 प्राइम से रीड कर रहे हैं तो इधर से भी हमारा GAATTC आना चाहिए, इधर से रीड कर रहे हैं तो इधर से भी GAATTC। मतलब अगर हम किसी भी एंड से दोनों स्ट्रैंड में अगर रीड करते हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, इधर से अगर रीड कर रहे हैं तो भी एक सीक्वेंस आ रहा है, और नीचे भी 5 प्राइम एंड से अगर रीड करें तो सेम सीक्वेंस आ रहा है। इधर से अगर 3 प्राइम से अगर हम रीड करेंगे क्या आएगा, CTTAAG। इधर से भी 3 प्राइम से अगर रीड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, CTTAAG। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ये जो 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड है ना, ये शुगर और फॉस्फेट का ही वो है, एंड है। जो 5 प्राइम क्या होता है हमारा, फॉस्फेट के ऊपर होता है, और 3 प्राइम हमारा कहाँ होता है, शुगर के ऊपर होता है। तो यही बैकबोन को हम लोग 5 प्राइम और 3 प्राइम हम लिख करके देखें। तो पैलिंड्रोमिक होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब अगर हम किसी भी एंड, चाहे 5 प्राइम एंड से पढ़ रहे हैं, तो दोनों ही स्ट्रैंड में अगर हम रीड कर रहे हैं तो वो सेम सीक्वेंस रीड करने पे आना चाहिए। जैसे ये हो गया, इधर से रीड करने पे सेम, इधर से भी रीड करने पे सेम, इधर से भी रीड कर रहे सेम आ रहा है, इधर से भी सेम आ रहा है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो टाइप्स होते हैं ये क्या हो सकता है, 2 तरीके का होता है। एक्सोन्यूक्लियसिस होता है, दूसरा क्या होता है, एंडोन्यूक्लियसिस भी होता है। मान लीजिए एक्सोन्यूक्लियसिस क्या होता है, मान लीजिए ये कोई DNA स्ट्रैंड है तो ये क्या करेगा, एंड से कट करेगा, स्पेसिफिक एक न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, एंड से कट करेगा, ठीक है। या फिर हो सकता है यहाँ पे कोई सीक्वेंस हो और एंड से क्या करे, इसको कट कर दे, ठीक है, या फिर इस एंड से कट कर दे। लेकिन एंडोन्यूक्लियसिस क्या होता है, मान लीजिए कोई DNA तो ये क्या करेगा, एंड को छोड़ करके ये कहाँ से कट करेगा, मिड पोर्शन से कट करेगा, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे क्या हो, कोई सब्जी ले लीजिए, अगर वो एंड से अगर कट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सोन्यूक्लियस हो जाएगा, और बीच से हम कट करेंगे तो वो एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, टाइप्स हो गया। अब नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, इसको नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले जैसे EcoR1 एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो यहाँ पे जो कैपिटल ये लिखे हुए हैं ये क्या हमको शो करता है, जीनस, मतलब एस्चेरिशिया कोलाई होता है ना, तो एस्चेरिशिया का E हम ले लिए हैं, कोलाई का CO ले लिए हैं, और रेजिस्टेंस स्ट्रेन क्या ले लिए, अगर ये रेजिस्टेंस है तो R लिख रहे हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट लिखे हैं ये क्या होता है, ऑर्डर इन विच एंजाइम आइसोलेटेड, मतलब किस ऑर्डर में इसको क्या किया गया है, आइसोलेट किया गया है। इस ऑर्डर को अगर ये पहले आइसोलेट हुआ है तो फर्स्ट देंगे, सेकंड टाइम हुआ है तो सेकंड देंगे, ऐसे ये ऑर्डर वाइज हम इसको देते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा। अब हम डील करने वाले हैं वेक्टर। वैसे भी मैंने पहले बताया है कि वेक्टर का काम क्या होता है, ये किसी पीस ऑफ DNA को होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करता है। मतलब ये किसकी तरह होता है, व्हीकल, मैंने बताया था ना। तो जैसे एक जोमेटो का भी ऑर्डर ले लीजिए, जैसे हम फूड ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, वो क्या होता है, फूड मान लीजिए क्या है, हमारा जीन है, ठीक है। और जोमेटो जो बॉय है और इसकी व्हीकल जो है वो क्या हो गया, हमारा ये हमारा वेक्टर हो गया। तो वो क्या कर रहा है, उस मतलब कि रेस्टोरेंट से क्या कर रहा है, हमारे घर तक उस खाने को ले आ रहा है, ठीक है। तो वो जो रेस्टोरेंट हो गया वो क्या हो गया, डोनर बॉडी हो गया। हमारा घर जो हो गया वो क्या हो गया, रेसिपिएंट बॉडी हो गया या होस्ट बॉडी हो गया, ठीक है। तो डोनर से रेसिपिएंट तक लेकर के आ रहा है। फूड क्या हो गया, हमारा DNA हो गया, ठीक है। तो जो डिज़ायर्ड DNA है या डिज़ायर्ड जीन है, ठीक है। तो वेक्टर का काम ही क्या होता है कि ये किसी पीस ऑफ DNA को ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। कहाँ पे, होस्ट ऑर्गेनिज्म में। लाइगेज क्या होता है, किसी दो DNA स्ट्रैंड है, मान लीजिए क्या है, एक DNA स्ट्रैंड ये है और दूसरा DNA स्ट्रैंड ये है, ठीक है। तो इन दोनों को हमको ज्वाइन करना है। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं घर में ग्लू किसी चीज़ को चिपकाने के लिए, मान लीजिए कोई 2 थ्रेड है, ये 2 थ्रेड है, इन दोनों को हमें चिपकाना है, तो हम क्या करेंगे, बीच में लाइगेज यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, इन दोनों को ज्वाइन कर देगा। और ये ज्वाइनिंग करने के लिए कौन सा बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, इसी बॉन्ड को तोड़ता है, और लाइगेज जो होता है इसी बॉन्ड को बना करके किसी 2 न्यूक्लियोटाइड या 2 सेगमेंट को, जीन सेगमेंट को क्या करेगा, दोनों एंड से क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा, ठीक है। DNA पॉलीमरेज क्या होता है, मान लीजिए अब हमको क्या करना है, जो DNA हम डाले हैं किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, अब उसको जा करके क्या करना है, वहाँ पे अपना एक्सप्रेशन शो करना है या क्लोनिंग करना है। तो अगर क्लोनिंग भी कर रहा है तो DNA रेप्लिकेशन में हम लोगों ने देखा है, तो एक टेम्पलेट DNA होता है जिसके ऊपर सीक्वेंस हमारा फिक्स होता है। मान लीजिए ATGCCT, तो ये हमारा 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। तो जब इसकी कॉपी बनेगी ना, तो कॉपी बनने के लिए इसका अपोजिट हमको पता है ना कि एडेनिन हमेशा किससे पेयर करता है, थायमीन से करता है।
विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और गुआनिन क्या करता है, साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या करता है, पेयर करता है। ठीक है, तो इस स्ट्रैंड की अगर कॉपी बनेगी तो उसको एक एक करके न्यूक्लियोटाइड ऐड करना होगा ना। टी की जगह कौन आएगा, ए आएगा। सी की जगह कौन आएगा, जी आएगा। सी की जगह फिर कौन आएगा, जी आएगा। जी की जगह सी आएगा। टी की जगह ए आएगा। ए की जगह टी आएगा। और ये 5 प्राइम हो जाएगा, ये 3 प्राइम। तो क्या करा है, ये सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड को जो ऐड करा है, इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको किया, ताकि क्या हो, पूरे जीन की क्या हो जाए, कॉपी बन जाए। तो ये जो सक्सेसिव एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो हो रहा है, ये कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। मतलब क्या करें, जैसे एक मोती की माला ले लीजिए, आप क्या करिए, एक माला ऊपर रखिए, उसी को देख देख के, उस सैंपल को देख देख कर आपको दूसरी माला बनाना है। तो पहले रेड कलर आया तो उसको डालें, तो फिर उसके बाद ग्रीन आया, फिर ब्लू आया, एक एक देख देख करके हम टेम्पलेट मतलब सैंपल हो गया। ठीक है, और एक एक मोती की माला जो ऐड करें उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तो वैसे सक्सेसिव एक एक करके ऐड कर रहे हैं ना, तो यही काम किसका होता है, डीएनए पॉलीमरेज का होता है। अगर हम अब ओवरऑल देखें तो क्या होता है, मान लीजिए फॉरेन डीएनए है, इसको क्या करेंगे हम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कट किए, मान लीजिए यहाँ कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस था और यहाँ पे भी हमारा स्पेसिफिक सीक्वेंस था, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से और यहाँ से कट कर देगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर होता है ना, मान लीजिए यहाँ पे मैंने सीजर ऐसे बना दिया। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या किया, यहाँ पे ऐसे इसको कट कर दिया। कट करने के बाद हमको यहाँ पे 3 फ्रैगमेंट्स मिले। इन तीनों फ्रैगमेंट्स में से मेरा डिज़ायरेबल कौन सा है, ये बीच वाला है। अब इस डिज़ायरेबल डीएनए को हमको क्या करना है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर के अंदर डालना है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भी रिस्ट्रिक्शन, कोई वेक्टर है वो बंद है, वो कैसे तब तक फॉरेन जीन को लेगा नहीं जब तक उसको भी हम कट नहीं करें। और इन दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमको कट करना होगा, ताकि वो उसी जगह से जहाँ से कट हुआ है उसी जगह जुड़ पाएँ। ठीक है, तो इस वेक्टर को भी हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए, तो यहाँ देख रहे हैं आप गैप क्रिएट हुआ है, यहाँ कट किए हुए हैं। फिर क्या करेंगे, इस डिज़ायरेबल जो जीन सेगमेंट है और ये जो वेक्टर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटा है, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब जोड़ने के लिए हम क्या पता है, किसी 2 फ्रैगमेंट को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, लाइगेज यूज़ होता है। तो यहाँ पे कौन एंजाइम यूज़ होगा, लाइगेज यूज़ होगा, और क्या करेगा, इसको जोड़ देगा। रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। इसको अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र होस्ट बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर वहाँ क्लोनिंग हो रही है तो उसका क्या होगा, रेप्लिकेशन बना करके क्लोनिंग होगी, तो उसके लिए सक्सेसिव डीएनए न्यूक्लियोटाइड कौन ऐड करेगा, हमारा डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करेगा। होप कि आपको ये पूरा स्टार्टिंग का समझ में आया हो कि मैंने क्या पढ़ाया है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को मुझे बताइए, ताकि मैं उससे डील कर सकूँ। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स के पोर्शन हैं वो मैं नेक्स्ट डे पे अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको मतलब आपको अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।